हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि हांडा और आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट इनटू IIM यानी कि IIM अहमदाबाद में जाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्राइटेरिया होते हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो लोग शायद ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दूसरी चीज़ मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम रवि हांडा है। मैंने IIT खड़गपुर से अपनी पढ़ाई की है। पिछले 15 साल से मैं कैट के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने IMS, टाइम, करियर लॉन्चर, जितने भी लीडिंग कैट के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सब जगह मैंने क्लासेस ली हैं। और उसके अलावा मैं अपनी एक वेबसाइट भी चलाता था handagafunda.com के नाम से, जिसके अंदर मैंने 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाया है। रिसेंटली मैंने अनअकैडमी के ऊपर क्लासेस लेना शुरू किया है। हम लोगों का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जो कि आप कैट प्रेप ऑनलाइन के नाम से खोज सकते हैं और उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि IIM अहमदाबाद में एडमिशन के लिए क्या लगता है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है आपका कैट स्कोर। काफ़ी सारे लोगों का ये मानना होता है, जब तक वो कैट देते नहीं हैं, कि अगर मेरे कैट में अच्छे नंबर आ गए तो मेरा IIM अहमदाबाद में सिलेक्शन हो जाएगा या किसी बहुत अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि कैट में जो एडमिशन है या IIM में जो एडमिशन है वो सिर्फ कैट स्कोर पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, कैट स्कोर उसका एक ज़रूरी हिस्सा है, पर सिर्फ और सिर्फ कैट स्कोर मैटर नहीं करता है। वो लोग काफ़ी सारी और चीज़ें भी देखते हैं। वो देखते हैं कि आपके 10th में नंबर कितने थे, 12th में नंबर कितने थे, ग्रेजुएशन में कितने थे, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आपका बैकग्राउंड कितना डाइवर्स है। जैसे जेंडर डाइवर्सिटी और एकेडमिक डाइवर्सिटी भी कंसिडर की जाती है। जेंडर डाइवर्सिटी के लिए अलग से आपको कुछ पॉइंट्स नहीं देता है IIM अहमदाबाद, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं देता है, हो सकता है आगे देना चालू कर दे। एकेडमिक डाइवर्सिटी के लिए भी आपको कोई अलग से पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, पर जैसा जैसा आप देखेंगे आगे जो क्राइटेरियाज, आप इन क्राइटेरियाज पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कुछ लोगों को ज़्यादा एडवांटेज रहती है और कुछ लोगों को उतनी एडवांटेज नहीं रहती है। तो चलिए इसके अंदर हम लोग थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, IIM अहमदाबाद में या किसी भी IIM के अंदर जाने के लिए आपका 2 स्टेज का प्रोसेस होता है। पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है और फिर शॉर्टलिस्टिंग के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। शॉर्टलिस्ट किस बेसिस पे करते हैं? अगर आपके 100 में से 100 नंबर आ गए कैट में तो क्या आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग और भी काफ़ी क्राइटेरिया कंसिडर करते हैं। वो लोग शॉर्टलिस्टिंग के लिए जो क्राइटेरिया कंसिडर करते हैं वो है आपका कैट स्कोर। उसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, उसका वेटेज 65% रहता है, बट सिर्फ वही मैटर नहीं करता है। आपका 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, ग्रेजुएशन का स्कोर और वर्क एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। ये सारी चीज़ें मिला के बनाती हैं आपकी एप्लीकेशन रेटिंग। तो ये जो आपकी एप्लीकेशन रेटिंग है, जो कि इन 4 पैरामीटर से बन रही है, उसका टोटल वेटेज होता है 35 पॉइंट्स। 10, 10, 10 ये तीनों तो हो गए आपके मार्क्स के ऊपर, 10th, 12th और ग्रेजुएशन में, और वर्क एक्सपीरियंस के मिलते हैं आपको 5 पॉइंट। अब जैसा कि आप सोच रहे होंगे 10th में, 12th में जितने ज़्यादा नंबर आए उतना अच्छा, उस हिसाब से मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, वैसा ही है। पर एक बात जो आपको ध्यान रखने की है, ब्लाइंडली आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे 12th में इतने हैं मेरा काम हो गया, या मेरे ग्रेजुएशन में इतने हैं मेरा काम हो गया। नहीं, आपके 12th में कितने हैं वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी ब्रांच क्या थी, आपकी स्ट्रीम क्या थी। वैसे ही ग्रेजुएशन में आपने लॉ किया है या CA किया है, वो भी मैटर करेगा। कैसे? चलिए देखते हैं कि आपको इन सब चीज़ों में कितने मार्क्स मिलेंगे। भाई कैट आपने नहीं दिया होगा अभी तक, ये मैं मान लेता हूँ, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, पर आपको आपके ये 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, ये सारी चीज़ें तो शायद पता ही होंगी। तो पता लगाइए कि आपको कितने नंबर इसमें से मिलेंगे। सबसे पहले तो जो कैट स्कोर है उसका एक कट ऑफ आपको हर सेक्शन के अंदर क्लियर करना होगा। यानी कि आपको VARC में, LRDI में, क्वांट में कम से कम 70 तो लाने ही होंगे, और ओवरऑल आपको 80 कम से कम लाने ही होंगे। इतनी तो परसेंटाइल आपको मिनिमम लानी पड़ेगी।
तो देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी इतनी आ गई तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, ये रिजेक्शन क्राइटेरिया है कि अगर आपके 70 70 70 नहीं आए तीनों में से किसी भी सेक्शन में, या ओवरऑल आपके 80 नहीं आए, तो भैया आप चाहे कितने ही ब्रिलियंट हो, आपका IIM अहमदाबाद में सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत आपको, अगर आपके पास में कोई फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन है, थोड़ा बहुत आपको एडवांटेज मिल जाता है। वो 70 की जगह 60 हो जाता है। आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो वो 70 की जगह 65 हो जाता है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट आपको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। और खैर, वैसे भी अगर आप इतने कम स्कोर्स नहीं ला रहे हैं तो आप वैसे भी IIM अहमदाबाद जाने में मुश्किल ही होगी। अब बात करते हैं कि आपको क्लास 10th में कितने नंबर होने चाहिए। तो अगर आपके 10th में 55 से कम नंबर हैं तो आपको 1 ही मार्क मिलेगा। आपको याद है, हमने बोला था कि 10th में जितने नंबर हैं उसमें 10 में से आपको नंबर मिलते हैं, और अगर आपको 10 आउट ऑफ 10 चाहिए तो आपको 90 के ऊपर अपने परसेंटेज स्कोर रखना पड़ेगा 10th में, तब आपको 10 के 10 मार्क मिलेंगे। उससे कम है, 80 से 90 के बीच में है तो 8, 70 से 80 के बीच में है तो 5। अब होता क्या है, जो भी आप इंडिया के नंबर 1 कॉलेज में जा रहे हैं तो सब लोग ही जो है ना इसमें वो 82 ऊपर वाले ही रहते हैं, मेजॉरिटी तो 90 के ऊपर वाले ही रहते हैं। क्योंकि ये एक नंबर, अरे 2 ही नंबर तो कम है, क्या हुआ? अगर आप ऐसा सोचते हो ना 2 ही नंबर कम है तो क्या हुआ, तो भाई आपका वैसे ही नहीं होने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप इन 2 नंबर को कॉम्पनसेट करना आगे जाके मुश्किल हो जाएगा। देखिए कैसे, 12th में अगर आपके पास में साइंस है या कॉमर्स है तो भी आपको 10 में से 10 लाने के लिए 90 से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, साइंस एज वेल एज कॉमर्स में। अब सोचो कॉमर्स में कितने लोगों का तो आता है 12th में 90, बट IIM अहमदाबाद जाना है तो लाना पड़ेगा। थोड़ा सा आर्ट्स में अगर आप हो तो थोड़ी सी आपको रियायत मिल जाती है, वो 90 की जगह 85 के ऊपर वालों को ही 10 में से 10 नंबर मिल जाते हैं, और 70 से 85 तक यहाँ पे आपको 8 मिल जाता है, तो 71 वाले को भी यहाँ पे 8 मिल जाता है, जो कि यहाँ पे साइंस में आपको 80 प्लस लाना पड़ेगा 8 पॉइंट्स लाने के लिए। देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फिर आ जाते हैं हम बात करने के लिए कि भाई ग्रेजुएशन में क्या होगा। ग्रेजुएशन में जो सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड बैकग्राउंड है, वेल प्रिफर्ड से मेरा मतलब है कि जिसमें सबसे कम नंबर लाके आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल जाएंगे, वो है CA/CS वाला। CA/CS के अंदर अगर आपके 63 भी हैं, 63 से ज़्यादा परसेंट मार्क्स हैं आपके CA/CS के अंदर, काम हो गया जी आपका, आपको उसी में ही 10 मिल जाएंगे। और अगर आप CA/CS नहीं है, मान लो आप मेडिसिन में हैं, तब आपको 70 नंबर लाने पड़ेंगे, 70 से ज़्यादा 10 में से 10 लाने के लिए। तो मेडिसिन है, MBBS है, आपने MD का रखा है, तो आपको उसमें 70 से ज़्यादा परसेंट मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको 10 में से 10 मिलेगा। इससे भी ज़्यादा चाहिए अगर आप लॉ वाले हैं, तो आपने लॉ किया है, BA किया है, आपने डिज़ाइन में अपना ग्रेजुएशन किया है, तो आपको 70 नहीं, तब आपको 75 के ऊपर लाने पड़ेंगे 10 नंबर लाने के लिए। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। अगर आपने कॉमर्स में किया है, इकोनॉमिक्स में किया है, फिनेंस में किया है, मान लो आपने BBA टाइप के कोर्सेज किए हैं, तो आपको 80 से ज़्यादा लाना पड़ेगा 10 नंबर लाने के लिए ग्रेजुएशन में। और सबसे बुरे बेचारे इंजीनियर लोगों को अगर 10 में से 10 चाहिए ग्रेजुएशन में, तो उनको 85% से ज़्यादा लाना पड़ेगा। और कुछ इंजीनियर सोच रहे होंगे कि यार मेरी CGPA तो 8.51 है, काम चल जाएगा क्या? नहीं, CGPA से लेना देना नहीं है, परसेंटेज मार्क्स से लेना देना है। आपकी जो मार्कशीट आती है उसमें ग्रेड्स आते हैं, उससे आपका CGPA निकलता है ना। आपको परसेंटेज डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपके एक्चुअली कितने नंबर आए, उसमें अगर आपका 85 से ज़्यादा है, तब जाके इंजीनियरिंग में, तब जाके आपको ग्रेजुएशन में 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। तो वंस अगेन मैं बता दूं, सबसे कम चाहिए आपको CA/CS के अंदर 63 पे आपका काम हो जाएगा, मेडिसिन में 70 पे आपका काम हो जाएगा, लॉ में 75 चाहिए, कॉमर्स में 80 चाहिए, और इंजीनियरिंग में 85 चाहिए। तो इतने आपको लाने पड़ेंगे 10 में से 10 नंबर लाने के लिए। फाइनली वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 12 महीने से कम का है तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको 0 मिलेगा।
12 से लेके 36 के बीच का है तो ये फॉर्मूला होगा कि जितना भी आपको एक्सपीरियंस है उसमें से आप 11 को माइनस कर दीजिए और इंटू 0.2। तो मान लो कोई आदमी है जिसको 21 महीने का एक्सपीरियंस है, तो 21 महीने का एक्सपीरियंस है तो उसको कितने पॉइंट मिलेंगे? 21 माइनस 11 यानी कि 10 इंटू 0.2, तो उसको मिलेंगे 2 नंबर आउट ऑफ 5। और अगर आपका 36 या 36 से ज़्यादा महीने का एक्सपीरियंस है तब आपको मिल जाएंगे पूरे 5 में से 5 मार्क्स। तो वंस अगेन मैं आपको रिवाइज करवा दूं, शॉर्टलिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके कैट में कितने नंबर आते हैं? 65। 10th के हिसाब से 10 पॉइंट्स, 12th के हिसाब से 10 पॉइंट्स, ग्रेजुएशन के हिसाब से 10 पॉइंट्स। और जैसे आपने देखा, मैं बोल रहा था वीडियो के बिगनिंग में कि अकेडमिक डाइवर्सिटी का फ़ायदा होता है, इसीलिए तो ऐसा है कि सीए वालों को कम नंबर पे भी 10 में से 10 मिल जाएंगे और इंजीनियर्स को बेचारों को 85 से ज़्यादा लाना पड़ेगा 10 में से 10 लाने के लिए। और फाइनली वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। इसके बेसिस पे जो आपका 100 में से स्कोर होगा उसमें से जो टॉपर लोग होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। पर कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि मान लो कि आप भैया बहुत तोड़ फोड़ मचा दिए और आप उनमें जो है हाईएस्ट स्कोर्स में आ गए, पर उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर में आने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या? कि इंजीनियर जो हैं वो कुछ भी हो जाए 150 से ज़्यादा जनरल कैटेगरी इंजीनियर वो लोग लेंगे ही नहीं। तो चाहे बेशक आपका स्कोर बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा हो, बट इंजीनियर वाली कैटेगरी की तो 150 ही सीटें हैं। उन 150 सीटों में आपका नंबर आ गया तो आ गया। नॉन इंजीनियर जो कैटेगरी हैं उसके अंदर 400 लोगों को वो कॉल देते हैं। बेसिकली जैसे मैंने आपको याद है ये जो क्राइटेरिया बताया था, CA CS CWA वाले 100 लोग इनके, मेडिसिन वाले 100 लोग इनके, लॉ आर्ट्स डिज़ाइन वाले 100 लोग इनके, कॉमर्स इकोनॉमिक्स फाइनेंस वाले 100 लोग इनके, और इंजीनियर्स के 150। तो इतने सारे इंजीनियर लोग एग्ज़ाम देते हैं। मान लो कोई बेचारा इंजीनियर है, उसका स्कोर है 99.2 पर वो है 151st, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसको कॉल नहीं आएगा। पर मान लो कोई मेडिसिन वाला है या कोई सीए है। अब सीए तो बहुत कम होते हैं इंजीनियर्स से इंडिया में। अब देखो इंजीनियर्स तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम भी देते हैं। तो अगर कोई सीए है जिसका स्कोर है 94 और 94 परसेंटाइल और उसकी ओवरऑल रैंकिंग मान लो बेशक है जी 8000, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसकी ओवरऑल रैंकिंग 8000 है या 12000 है, उसकी सीएस के अंदर कितनी रैंकिंग है। अगर वो सीएस के अंदर मान लो उसकी रैंकिंग 149 भी है तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और बेसिकली होता ही है, इतने सारे इंजीनियर्स होते हैं ना जो कि कैट का एग्ज़ाम लिखते हैं, तो जो इंजीनियर के अंदर इंजीनियरिंग कैटेगरी में जिसकी रैंकिंग 152 होगी, ओवरऑल तुम देखोगे पूरे पेपर में सारे एप्लीकेंट्स के अंदर उसकी रैंकिंग जो है वो 200 के आसपास ही रहेगी। पर सीए इतने कम सीए एग्ज़ाम लिखते हैं कि जिसकी रैंकिंग जो है वो 149 के आसपास होगी, वो ओवरऑल हो सकता है उसकी रैंकिंग 7-8 हज़ार के आसपास हो। इसीलिए यही डाइवर्सिटी वाला पॉइंट है। इसीलिए सीए लोगों के लिए सिलेक्शन होना या डॉक्टर लोगों का सिलेक्शन होना IIM अहमदाबाद में आसान हो जाता है, क्योंकि इंजीनियर जो हैं उनके लिए 150 सीटें हैं, ज़्यादा हैं भाई, बाकियों के लिए 100 ही हैं, ज़्यादा हैं, बट जो अप्लाई करने वाले लोग हैं उनमें इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इंजीनियर्स को यहाँ पे सिलेक्शन में दिक्कत आती है। और फिर यही जो सारे नंबर्स हैं, यही नंबर्स बाकी कैटेगरीज के लिए भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं। और इस बेसिस पे होती है आपकी शॉर्ट लिस्ट हो गई। यहाँ पे आपकी कहानी ख़त्म नहीं हुई। ये था आपका स्टेज 1। शॉर्टलिस्ट के बाद में आपको कैंपस पे बुला के या कहीं भी आपका इंटरव्यू करवाया जाता है। उसके बाद में 2 चीज़ें आपसे करवाई जाती हैं। एक तो होता है जी आपका इंटरव्यू लेते हैं वो लोग। अब इंटरव्यू के अंदर वो आपको जज करते हैं कि आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है, भाई बोल दिया वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपके 5 में से 5 पॉइंट आ गए, बट मान लो आपका वर्क एक्सपीरियंस है किसी छोटी सी कंपनी में आप लो लेवल पोजीशन के ऊपर काम करते थे, या आप किसी बड़ी कंपनी में बहुत बढ़िया
पोजीशन पे काम करते थे, आपका इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस है, आपने 5 अलग अलग कंट्रीज़ में काम कर रखा है, तो इन दोनों को मैं खाली, दोनों का 26 महीने का एक्सपीरियंस है, दोनों को मैं बराबर तो नहीं कर सकता ना। अब मैं क्वालिटी को कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगा? इसलिए पर्सनल इंटरव्यू काम में आता है। मान लो एकेडमिक डाइवर्सिटी तो हो गई, बट जेंडर डाइवर्सिटी के लिए फीमेल्स को सारे बिजनेस स्कूल सर्टेन अमाउंट ऑफ एडवांटेज देना चाहते हैं। बहुत सारे बिजनेस स्कूल तो अलग से पॉइंट ही दे देते हैं जी कि हाँ जी आपको तो 4% एक्स्ट्रा। IIM अहमदाबाद वो नहीं करता है, पर फिर भी अपने बैच में डाइवर्सिटी बनाने के लिए फीमेल्स को वो लोग थोड़ा सा एडवांटेज दे देते हैं। वो एडवांटेज कैसे देते हैं? पर्सनल इंटरव्यू के अंदर उनको थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट, आप लोगों को एक टेस्ट लिखना पड़ता है, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं तो उसके बेसिस पे भी आपको नंबर दिए जाते हैं। पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, उसका रहता है 50 पॉइंट। एनालिटिकली राइटिंग टेस्ट जो आपसे टेस्ट लिखने को दिया जाएगा उसका वेटेज रहता है 10 पॉइंट, ये हो गए 60। कैट स्कोर, आपके कितने नंबर आए थे कैट में, उसका वेटेज अब घट के सिर्फ और सिर्फ 25% रह जाता है। आपकी एप्लीकेशन रेटिंग यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस, उसका वेटेज घट के अब सिर्फ 15 रह जाता है। भाई देखो, बात भी सही है कि इनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, शॉर्टलिस्ट ही तब होगे जब आपके ये दो चीज़ें अच्छी होंगी, वरना तो आप शॉर्टलिस्ट वाली स्टेज तक पहुंचोगे ही नहीं। इसीलिए इनका वेटेज कम कर दिया। इनका वेटेज पूरा उड़ा भी नहीं सकते हो भाई। जो आदमी कैट में इतना अच्छा स्कोर करके आया है, या जिसने लाइफ लॉन्ग बेचारे ने पढ़ाई की है, एकदम टॉप नंबर लेके आया है, उसको कुछ तो एडवांटेज मिलना ही चाहिए। इसीलिए इनका वेटेज 0 नहीं किया जाता है, बट इनका वेटेज कम कर दिया जाता है। इनका वेटेज 40% रह जाता है। तो मान लो एक बार अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो तो आपका भाई चांस तो है। इसको ये मत सोचो कि यार मैं शॉर्टलिस्ट तो हो गया बट बाद में पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा ना। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो तो आपका सिलेक्शन का चांस है। आपको पर्सनल इंटरव्यू जो में और एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट में अच्छा करना होगा, या बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू में फोड़ना होगा। अगर आपने पर्सनल इंटरव्यू में फोड़ दिया तो आप IIM अहमदाबाद में चले जाओगे। तो जी बस आज के लिए इतना ही। मैं आपसे यही डिस्कस करना चाह रहा था कि IIM अहमदाबाद का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में काफ़ी सारे भ्रम रहते हैं। मैंने सोचा ये वीडियो बना के मैं उनको क्लियर कर दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपके इस बारे में और कुछ क्वेश्चंस हैं, या आप किसी और बिजनेस स्कूल के बारे में पता करना चाहते हैं कि क्या उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो प्लीज़ आप मुझे ravihanda@gmail पर मेल कर सकते हैं। मैं जल्दी ही जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी उसके हिसाब से वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही।